जरा सोचिए, सुबह उठते ही खबर मिलती है कि रुपया फिर से कमजोर हो गया, पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए और जो हर महीने एसआईपी में पैसा डालते हैं उसकी वैल्यू भी थोड़ी और घट गई है। मन में आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में इसका एक बड़ा कनेक्शन दुनिया के दूसरे कोने में बैठे जापान से है, जो एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और यकीन मानिए, उसका असर सीधे हम सबकी जेब तक पहुंच रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जापान की कोई समस्या यहाँ भारत में हमारे होम लोन की ईएमआई, पेट्रोल की कीमतों और म्यूचुअल फंड्स को भला कैसे हिला सकती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये कहानी उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की है जिस पर हम सब निर्भर हैं, और शायद हम उस सिस्टम के एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं। चलिए, इस समस्या की गहराई को समझने के लिए बस इस एक नंबर को देखते हैं, 260%। ये जापान का राष्ट्रीय कर्ज है, उसकी पूरी एक साल की जीडीपी का 260%। मतलब अगर कोई साल में 1 लाख रुपए कमाता है तो उस पर 26 लाख रुपए का कर्ज है। तुलना के लिए अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 125% है। और आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट तो 90% पर ही खतरे की घंटी बजाने लगते हैं। तो सवाल ये है कि जापान आखिर इस हालत में पहुंचा कैसे। इसके लिए हमें जापान के पिछले 30-40 साल के एक बहुत बड़े आर्थिक प्रयोग को समझना होगा। देखिए, 1980s के दशक में एक वक्त था जब जापान दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था थी। हालत ये थी कि जापानी कंपनियां अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद रही थीं। लेकिन 1990 में ये बुलबुला फूट गया और इसके बाद जापान लॉस्ट डेकेड्स यानी दशकों की आर्थिक सुस्ती और डिफ्लेशन के एक जाल में फंस गया। अब इससे लड़ने के लिए बैंक ऑफ जापान ने कुछ बड़े कदम उठाए, जैसे जीरो इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब सीधे सीधे पैसा छापकर सिस्टम में डालना। हम सब इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में तो जानते हैं। डिफ्लेशन इसका ठीक उल्टा है, जहां चीजों की कीमतें लगातार गिरती हैं। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत खतरनाक है। सोचिए, अगर सबको पता हो कि कोई चीज भविष्य में और सस्ती मिलेगी तो लोग खरीदना टाल देते हैं। इससे डिमांड घटती है, कंपनियों को नुकसान होता है, नौकरियां जाती हैं और इकोनॉमी एक न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाती है। जापान दशकों तक इसी में फंसा रहा। तो इस डिफ्लेशन से लड़ने के लिए बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को लगभग शून्य कर दिया, और ये 1-2 साल नहीं, पूरे 30 साल तक चला। इसका सीधा मतलब था कि सरकार के लिए उधार लेना लगभग मुफ्त हो गया था। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी को एक क्रेडिट कार्ड मिल गया हो जिस पर 0% ब्याज है और कोई मिनिमम पेमेंट भी नहीं करना है, बस स्वाइप करते रहो। लेकिन जापान की जीरो इंटरेस्ट रेट का असर सिर्फ जापान तक ही नहीं रहा, इसने ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़े खेल को जन्म दिया, जिसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। ये खेल बहुत ही आसान था। बड़े बड़े निवेशक जापान से लगभग 0% ब्याज पर येन में लोन लेते थे, फिर उस येन को अमेरिकी डॉलर में बदलते थे और उस पैसे को अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा देते थे, जहां उन्हें करीब 4.5% का रिटर्न मिलता था। मतलब बीच का जो 4.5% का अंतर था, वो उनका लगभग रिस्क फ्री मुनाफा था। और सालों तक खरबों डॉलर का ये मुफ्त का पैसा जापान से निकलकर पूरी दुनिया के बाजारों में लगता रहा। पूरे 30 साल तक ये सब चलता रहा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे खेल के नियम ही पलट कर रख दिए। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि 30 सालों तक जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी महंगाई लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने खरबों डॉलर छाप दिए, सरकारी खर्च खूब बढ़ाया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। और फिर 2022 में जो 30 साल में नहीं हो सका, वो हो गया। कोविड के बाद जब दुनिया भर में डिमांड बढ़ी और यूक्रेन युद्ध की वजह से एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगीं, तो जापान में आखिरकार महंगाई आ ही गई। सोचिए, एक देश के लिए जो 30 साल से जीरो महंगाई में जी रहा था, ये किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं था। अब जैसे ही महंगाई आई, बैंक ऑफ जापान को दशकों में पहली बार अपनी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी। तो अब उस मशहूर कैरी ट्रेड का हिसाब किताब देखिए। पहले जापान में 0.8% पर उधार लेकर अमेरिका में 4.5% पर निवेश करते थे तो मोटा मुनाफा था। लेकिन अब जब जापान में ही ब्याज दरें 3% हो गईं, तो अमेरिका में 4.5% कमाने के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। इसीलिए निवेशक अब अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर अपना पैसा वापस जापान ला रहे हैं, और इसी को द ग्रेट अनवाइंडिंग कहा जा रहा है। तो ठीक है, ये सब जापान और अमेरिका में हो रहा है, लेकिन इसका भारत में हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इसे समझते हैं।
देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब जापानी निवेशक अमेरिकन बॉन्ड्स बेचते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। इसकी वजह से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं। जब वहाँ दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है और डॉलर के मजबूत होने से भारतीय रुपया कमजोर हो जाता है। और जब रुपया कमजोर होता है तो हमारे इंपोर्ट्स जैसे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब महंगे हो जाते हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ती है। इस पूरी चेन का दबाव भारत के रिजर्व बैंक पर भी आता है और उसे भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, खासतौर पर होम लोन की ईएमआई पर। एक अंदाजा लगाइए, 50 लाख के लोन पर अगर सिर्फ 1% की भी बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि जेब से हर महीने 3 से 4 हजार रुपये ज्यादा जाना। हमारे निवेश पर भी इसका गहरा असर होता है। आईटी सेक्टर को मजबूत डॉलर से थोड़े समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन अमेरिका में मंदी आई तो प्रोजेक्ट्स भी कट होंगे। बढ़ती ब्याज दरों के कारण जो डेट म्यूचुअल फंड सेफ माने जाते हैं, उनकी वैल्यू भी गिर सकती है। और जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो इक्विटी मार्केट्स यानी हमारी एसआईपीज़ की वैल्यू भी नीचे आती है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या ये सिर्फ एक और आर्थिक संकट है या फिर हम पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के एक ग्रेट रीसेट की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, एक समय आता है जब समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें सिर्फ ठीक नहीं किया जा सकता। जब सिस्टम की नींव ही हिल जाए तो पुराने तरीकों से उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे रीसेट करना पड़ता है। और इस रीसेट का एक संभावित चेहरा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। ये किसी भी देश की करेंसी का एक डिजिटल वर्जन होगा जिसे सीधे देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। कर्ज में डूबी सरकारों के लिए ये एक बहुत ताकतवर टूल है। इससे सरकार को हर एक रुपये के लेन देन पर पूरा कंट्रोल और पूरी नजर रखने की ताकत मिल जाती है। वो चाहें तो पैसे पर एक्सपायरी रेट भी लगा सकती हैं कि इसे इतने दिन में खर्च करना ही होगा। और अब सीबीडीसी को लेकर दुनिया के बड़े देशों में एक नई रेस शुरू हो चुकी है। चीन अपने डिजिटल युआन को जोर शोर से आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका अपने डॉलर का दबदबा बनाए रखने के लिए डिजिटल डॉलर पर काम कर रहा है। जापान इसे अपने अगले बड़े प्रयोग के तौर पर देख रहा है और भारत का डिजिटल रुपया भी इसी बड़े ग्लोबल खेल का एक हिस्सा है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है। जापान का ये कर्ज संकट सिर्फ एक देश के ज्यादा उधार लेने की कहानी नहीं है। ये उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आई पहली बड़ी दरार है जिसकी छत के नीचे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है। जब कोई पुराना सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो दुनिया रुकती नहीं, वो रीसेट होती है। और जो नया सिस्टम आकार ले रहा है वो डिजिटल करेंसी और पैसे के फ्लो पर सीधे सरकारी नियंत्रण का है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम 1971 के बाद पैसे के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं?